गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ थ्योरी पढ़ी थी आपने? क्या बात है। उम्मीद करती हूँ जब मैं 1 महीने बाद भी ये क्वेश्चन पूछूंगी तो इसी जोश से आपका यस आएगा। चलिए बताइए, पेज नंबर 104, एनी डाउट? नो डाउट? यस। कौन सा चेक? एंटीडेटेड चेक। ओके, एनी अदर डाउट? या तो डाउट आप पूछ लो या फिर मैं पूछूंगी, फिर मैं किसी से भी पूछूंगी। सो इफ यू आर नॉट आस्किंग एनी डाउट, इट मीन्स एवरी वर्ड इज क्लियर दैट इज रिटन। क्रॉस चेक, ओके। एनी अदर डाउट? हाँ, नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, पेज 104। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? इसके अलावा मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ किसी से भी? बहुत बढ़िया। हाँ जी, अनकंडीशनल ऑर्डर, ओके। और कोई डाउट पेज 104? ओके, नेक्स्ट पेज 105। 105, एनी डाउट? ओके। 106, इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट से स्टार्ट करते हैं। इम्बेजलमेंट मीन्स चोरी करना, थेफ्ट। हेरा फेरी कैश की हेरा फेरी, थेफ्ट, चोरी। हायर वर्जन पे जाएंगे, इम्बेजलमेंट। देखो, आपकी जो कैश बुक होती है ना, उसे कौन संभालता है? आपका कैशियर, है ना। जो पर्सन कैश बुक को संभाल के रख रहा है, उसमें अकाउंटिंग कर रहा है, कैश को देख रहा है पूरा, उस पर्सन को हम कहते हैं कैशियर। अब मान लो मुझे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है ना, तो इट हैपन्स कि जब आप बिज़नेस रन कर रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी और इतने काम होते हैं। मैं खुद भी कभी नहीं जाती बैंक में पैसा डिपॉजिट करने। मैं अपनी टीम में से एक पर्सन को, उसकी ड्यूटी असाइंड है, वो ही जाएगा और बैंक में पैसा डिपॉजिट करके आएगा। बिज़नेस में हमेशा ऐसा ही होता है। तो आप ऐसा ना समझें कि जिसका बिज़नेस है वो ही जाता होगा, नहीं। इतने सारे काम होते हैं कि आपको डेलीगेट करना पड़ता ही है। तो सपोज़ मुझे पैसा डिपॉजिट करना है, मैं नहीं जाऊंगी, मैंने अपनी टीम में से किसी को पैसा दे दिया। मैंने कहा ये लो 2 लाख रुपए, ये नीचे ICICI है, इसमें आप डिपॉजिट करवा कर आओ। डिपॉजिट करवाने के लिए आपको क्या करना होता है? आप बैंक में जाओगे, एक स्लिप होगी, वो स्लिप आप फिल करोगे, साथ में पैसा दोगे, जिस अकाउंट में बोलोगे उस अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। अब अगर आपके कैशियर के मन में बेईमानी आ गई है तो वो आपसे पैसा तो ले गया, लेकिन उसने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, अपनी जेब में डिपॉजिट उसने कर लिया। और आपको आकर के क्या बोल दिया उसने कि पैसा बैंक में डिपॉजिट हो गया। और अगर आप चेक ही नहीं कर रहे, पासबुक और कैश बुक, तो हो सकता है ऐसी हेरा फेरी आपके साथ होती रहे और आपको पता ही ना चले। आप ट्रस्ट करते रहो पैसा जमा हो गया होगा, लेकिन अगर आप मिला रहे हो कैश बुक, पासबुक, तो आपको एकदम से ये फ्रॉड आपकी आंखों के सामने आएगा कि पैसा तो डिपॉजिट करवाया था मैंने, फिर ये पासबुक में दिख क्यों नहीं रहा है? तो बैंक कहेगा हमारे पास तो पैसा आया ही नहीं। देयरफॉर अ रेगुलर रिकन्सिलिएशन डिसकरेजेस। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्टॉप लग गया है, क्योंकि हेरा फेरी करने के लिए भी बहुत एक्सपर्टीज़ चाहिए। अब जिन लोगों के पास होती है वो BRS से पीछे नहीं हटेंगे, पर हमने कहा BRS बनाने से वी डिस्करेज देम। इट डिस्करेजेस द अकाउंटेंट फ्रॉम एम्बेसलमेंट। तो उसके मन में एक डर रहता है कि इनको पता चल जाएगा, फिर इनको पता चला तो मेरी नौकरी जाएगी, बेटर है मैं ये काम ना करूं। तो जितने भी आपके फ्रॉडुलेंट काम होते हैं वो सारे शॉर्ट टर्म गेम्स होती हैं।
तो वो आपको डिसाइड करना पड़ता है लाइफ में आपको शॉर्ट टर्म गेम्स खेलनी है या लॉन्ग टर्म। बढ़िया हमेशा कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म। तो एम्बेजलमेंट मतलब चोरी, ठीक है। इसके अलावा तो आपको क्लियर होगा पेज 106। एक सेकेंड, इसमें ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये अच्छे से लर्न करके चलना है। रीज़न ऑफ प्रिपेयरिंग BRS is a question that can be asked any time. Reasons for preparing BRS. Yes. Which point? Finding out the actual position of bank balance. हाँ, BRS can be prepared with the help of adjusted cash book or without the adjusted cash book. लास्ट क्लास में हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, उससे लास्ट क्लास में विदाउट द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। तो BRS बनाने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, उतनी ही बात यहाँ पर लिखी है। पता कैसे चलेगा? एग्जामिनेशन हॉल में कैसे पता चलेगा? जब क्वेश्चन कहेगा। रियल लाइफ में अगर आप 31 मार्च को बना रहे हैं तो कंपलसरी है बनाना, उसके अलावा किसी भी दिन बना रहे हैं कंप्लीटली आपकी चॉइस है। अच्छा, क्या किसी को याद है 31 मार्च को बनाना कंपलसरी क्यों है? नहीं, कंपनीज एक्ट ने ये नहीं कहा एडजस्टेड कैश बुक बनाना कंपलसरी है। कंपनीज एक्ट ने कहा था हाँ ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च को। इसलिए 31 मार्च को हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे? बैंक बैलेंस। तो वो कैसे होना चाहिए? करेक्ट। इसलिए 31 मार्च को एडजस्टेड कैश बुक बनाना कंपलसरी है, ठीक है। एनी अदर डाउट? तो फिर वापस आते हैं पेज नंबर 105। 105 पे कोई डाउट नहीं था। 104, लेट अस टॉक अबाउट चेक्स। अनकंडीशनल ऑर्डर, क्रॉस्ड चेक, बियरर चेक, स्टेल चेक, एंटीडेटेड चेक। हमारी क्लास में कौन कौन अच्छे एक्टर्स हैं जिनको लगता है वो अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं? जिन्होंने पापा के सामने झूठ बोलने की एक्टिंग करी है, अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, वो कर सकता है। खुद नहीं हाथ खड़ा कर रहा, तुम करवा रहे हो। थोड़ी सी एक्टिंग करने का मौका मिलेगा। कौन है एक्टर्स? आओगे? आ जाओ। उसने हैंड रेज नहीं किया, उसका एक्सप्रेशन हाँ कह रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्टेज पर आ जाओ आ जाओ। और 1 मोर स्टूडेंट। दोनों आ रहे हो क्या? आप आ जाओ। 1 मोर स्टूडेंट आ जाओ। अच्छा, तुम्हें तो नहीं आती। एनी अदर स्टूडेंट? 1 मोर। See, you have an opportunity to come on stage. Why to miss it, यार? Why to miss it? 1 more student. हैंड रेज करें और आ जाओ। वेरी गुड, आ जाओ। यार आप है ना क्लैपिंग बड़ी अच्छी करते हो सारी वीडियोस में ना, शी इज शाइनिंग। आ जाओ प्लीज़, कम ऑन स्टेज और एक बार ज़रा क्लैपिंग हो जाए हमारे दोनों वॉलंटियर्स के लिए। योर गुड नेम? प्रगति। हीना। पहले तो प्रगति से मैंने ये सीखा है कि इंसान किसी भी चीज़ में चमक सकता है। आप हमारी कोई भी वीडियो देखो जो इंस्टाग्राम पे डली है जिसमें स्टूडेंट्स क्लैपिंग कर रहे हैं, इस बच्ची की क्लैपिंग अलग है। इतनी खुशी से ये क्लैपिंग कर रही है। मतलब आप छोटा सा काम क्लैपिंग करते हुए भी आप ग्रुप के अंदर जो है शाइन कर सकते हो। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास शाइन करने के लिए। चलिए, प्रगति एंड हीना, सीन ये है कि आपको मैंने प्राइज़ दिया है थ्रू चेक, ठीक है। तो देखिए मेरे पास 2 चेक हैं। तो एक मैं प्रगति को दे रही हूँ, 6000 का चेक है प्रगति के पास, 6000 का चेक। और दूसरा चेक मैं हीना को दे रही हूँ, हीना के पास है 5000 का चेक। जो चेक मैंने इनको दिया है आप एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए।
देखिए ये चेक मैंने किसको दिया है? प्रगति। ये चेक प्रगति को दिया है। आप चेक देख सकते हैं, चेक ऐसा होता है। और इस चेक के ऊपर आप देखेंगे कॉर्नर में बॉक्स बना हुआ है, उसमें कुछ लिखा हुआ है। क्या आप पढ़ पा रहे हैं? लिखा हुआ है उसमें कुछ अकाउंट पेई ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा चेक, ये वाला चेक हीना को दिया है मैंने। आप देखेंगे इस चेक के ऊपर ऐसे कोई क्रॉसिंग नहीं है, ऐसा कोई शब्द जो है नहीं लिखा हुआ है। तो हीना के पास जो चेक है वो क्रॉस्ड नहीं है, प्रगति के पास जो चेक है वो क्रॉस्ड है। अब आप दोनों को एक्टिंग करनी है। आप यहाँ से चेक लेकर गए बहुत खुशी खुशी, आप अपनी ही मस्ती में हैं, आप जाइए लास्ट तक घूमिए और बीच में आपको पता नहीं चला चेक आपके हाथ से गिर गया। तो आप दोनों को चेक गिरा देना है कहीं पर और चुपचाप आकर के अपनी सीट पे बैठ जाना है मस्ती से। और जिसके पास भी चेक गिरेगा वो चेक को चुपचाप उठाएगा, जैसे कि वो नीचे से पेंसिल उठा रहा है, ठीक है। चुपचाप उठाएगा और वो चेक लेकर मेरे पास आएगा। मैं यहाँ पे बैंक की कैपेसिटी में हूँ, तो आज जिसको भी चेक मिलेगा वो चेक लेकर के मेरे पास आ जाएगा। इतना सा सीन है। तो चलिए लेट स्टार्ट। आपको चेक मिल गया है और आप खुशी खुशी जा रहे हैं। जाइए घूमिए पूरी क्लास में, एक राउंड लीजिए, कहीं चेक गिराइए और वापस आके बैठिए। जिसके पास चेक गिरा है वो चुपचाप उठा ले। जिसके पास चेक गिरा है वो उठा ले और चेक लेकर के मेरे पास आ जाए। हाँ जी, आपके पास चेक है। आप कौन सा चेक लाए हैं? 5,000 वाला चेक ये लेकर के आए हैं। योर गुड नेम? पीयूष। पीयूष बैंक के पास आए हैं और इन्होंने बैंक को ये 5,000 का चेक दिया है, जो चेक आपके सामने है। बदले में बैंक ने पीयूष को पैसे जो है वो दे दिए हैं। मान लो 5 बैंक ने पीयूष को पैसे दे दिए हैं। अब आप अपना चेक दें। योर गुड नेम? हरमन। अब यहाँ ये चेक आ गया है हरमन से। ये चेक है 6,000 वाला और हरमन ने ये चेक मुझे दिया और मैंने हरमन से कहा आपको क्या कैश चाहिए ऑन काउंटर? हरमन ने कहा यस। मैंने कहा सॉरी, मैं आपको कैश नहीं दे पाऊँगी बिकॉज द चेक इज़ अकाउंट पे। तो ये जो पेमेंट है ये मैं आपको ऑन काउंटर नहीं दे सकती हूँ, ये पेमेंट अकाउंट में ही जाएगी। तो हरमन ने मुझे अपनी डिटेल्स दी कि मैम ये लीजिए अकाउंट डिटेल्स, मेरे अकाउंट में डाल दें। मैंने कहा सॉरी हरमन, मैं आपके अकाउंट में नहीं डाल पाऊँगी, जिसका नाम लिखा है ना यहाँ चेक पर, मैं उसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। तो चेक हरमन भी लेकर आया, उसको कुछ नहीं मिला। चेक पीयूष भी लेकर आया, उसको मिल गए हैं 5,000 रुपये। अपनी अपनी किस्मत और चेक का कैरेक्टरिस्टिक, क्रॉस चेक और बियरर चेक। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उम्मीद है बहुत हद तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। बियरर, बियरर वर्ड का मतलब होता है जिसके हाथ में है चीज़ उसी की। तो पीयूष ने जो चेक लिया, क्योंकि उस पे क्रॉसिंग नहीं थी, तो वो चेक हमारा बन गया बियरर चेक। यहाँ पे शब्द आया बियरर चेक। बियरर चेक कैसा चेक होता है? पेबल टू पर्सन हु इज होल्डिंग द चेक। पीयूष के हाथ में चेक था। पीयूष इज होल्डिंग द चेक, जबकि वो चेक था किसका? प्रगति और हीना में से एक का। किसका था? हीना का। वो चेक हीना का था, लेकिन पीयूष के हाथ में था, होल्डिंग द चेक।
तो हमने क्या कहा, पीयूष को पेमेंट मिल जाएगी, चेक इज़ बियरर। लेकिन इफ़ इट इज़ क्रॉस्ड चेक, क्रॉस्ड चेक मतलब चेक के ऊपर, चेक के टॉप पर ऐसे लाइंस ड्रॉ करना, तो इसका मतलब होता है क्रॉस्ड। बहुत जल्दी में होते हैं तो सिर्फ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, नहीं तो इसके अंदर लिखा जाता है अकाउंट पेई। अकाउंट पेई चेक या क्रॉस्ड चेक, इसका मतलब ये हुआ जिसका नाम लिखा है ना पे टू, उसी के अकाउंट के अंदर ये पैसा ट्रांसफ़र होगा। तो अगर अकाउंट पेई चेक किसी को मिल गया तो किसी काम का नहीं, लेकिन अगर बियरर चेक मिल गया तो फिर वो काम का है। तो मान लीजिए मेरे हाथ में चेक है 20,000 का, मैं चेक लेकर के जा रही हूँ क्लास से और मुझे पता नहीं चला वो चेक गिर गया। वो चेक गिर गया और आपने उठा लिया, चेक को आपने खोला, आपने देखा ये चेक तो कैसा है, क्रॉस चेक। ये देखने के बाद फिर आप मेरे पास आए कि मैम ये चेक आपका गिर गया था, ये वापस करना था। आपने सोचा पैसे तो नहीं बने, नंबर ही बना लिए जाएं। तो क्रॉस्ड चेक अगर आपको मिले तो क्या आप चोरी करेंगे? देयर इज़ नो यूज़। लेकिन बियरर चेक चोरी हो सकता है, इसलिए चेक्स हमेशा ही कैसे इशू किए जाते हैं, ऑलवेज क्रॉस्ड। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट आगे जाके डिबेंचर्स में आएगा। टू काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स, बियरर एंड रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। तो बियरर डिबेंचर्स का मतलब होगा जिसके हाथ में डिबेंचर सर्टिफिकेट है, डिबेंचर उसका। और रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का मतलब होगा जिसका नाम लिखा है, कहाँ, दिल पे नहीं, डिबेंचर होल्डर वाले रजिस्टर में। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में जिसका नाम लिखा है डिबेंचर उसी का होगा, इफ़ द डिबेंचर इज़ रजिस्टर्ड डिबेंचर। तो ये बियरर एंड अदर, ये बारी बारी कॉन्सेप्ट आता है, कहीं पर भी आ जाए आप समझ जाना, बियरर का मतलब जिसके हाथ में है उसी का, क्रॉस्ड या रजिस्टर्ड का मतलब जिसका नाम लिखा है उसी का। नाउ एंटीडेटेड, एंटीडेटेड का मतलब होता है एडवांस डेट का चेक है। इसका मतलब होता है कि आपने चेक मुझे आज दिया है, चेक तो आपने मुझे आज दिया है, लेकिन इस चेक पर जो डेट वाला कॉलम है ना, ये डेट वाला कॉलम सबसे टॉप पर, उस पर डेट लिखी हुई है, मान लीजिए 31 जुलाई। चेक आपने मुझे आज दे दिया, डेट है 31 जुलाई 23। इस चेक का क्या सिग्निफिकेंस हुआ? सबसे पहली बात तो मैं इस चेक को बैंक में डिपॉजिट ही कब कर सकती हूँ? 31 जुलाई या उसके बाद, उससे पहले तो ये बैंक में जाएगा ही नहीं। अब ऐसा चेक आपने मुझे क्यों दिया? हो सकता है आपसे मेरी बात हुई, आपने बताया फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ पेमेंट आप अभी नहीं कर सकते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप जब कर सको आप कर देना। आपने कहा मैम मैं खुद ही वर्किंग हूँ, मैं अपनी फ़ीस खुद ही बियर कर रहा हूँ, 31 जुलाई को मेरे अकाउंट में फ़ीस आएगी, तब मैं फ़ीस आपको दे दूँगा। लेकिन एज अ सिक्योरिटी मेजर मैं आपको चेक आज दे देता हूँ कि आपको ये डर ना हो कि पेमेंट नहीं आएगी। आप मुझसे चेक आज ही ले लो, लेकिन मैं उस पर डेट क्या डाल रहा हूँ? 31 जुलाई। तो आई विल से अग्रीड, क्योंकि मेरे पास भी चेक आ रहा है, तो अग्रीड आप मुझे चेक आज दे दो, जिससे मेरा सिक्योर हो गया पेमेंट। और आपके लिए, क्योंकि आप पेमेंट 31 को ही कर सकते हैं, तो आप डेट उस पर क्या डाल दें? 31 जुलाई। और इस चेक को हमने नाम दे दिया है एंटीडेटेड चेक, सिंपल शब्दों में एडवांस डेट। स्टेल आपको पता ही है, स्टेल वैसे तो बासी खाने को कहते हैं। चेक के केस में कूड़ा, खराब हो चुका है चेक, 3 महीने अगर बीत गए हैं तो चेक के अगेंस्ट पेमेंट आपको नहीं मिलेगी, रादर बैंक्स पेनल्टी लगाते हैं।
बैंक्स पेनल्टी लगाते हैं कि 3 महीने के बाद आपके कस्टमर ने बैंक में चेक दिया, हमारा समय बर्बाद किया, तो हम आपके अकाउंट से 100 रुपये 50 रुपये पीनल चार्जेस डिडक्ट कर रहे हैं बैंक से कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चेक इशू करें, जिसको चेक दे रहे हैं उसको बता दें विद इन 3 मंथ्स वो प्रेजेंट करे, अदरवाइज़ वो उसके बाद आएगा, वो हमारा समय वेस्ट करेगा। इसकी पनिशमेंट हम आपके अकाउंट से 50 रुपये 100 रुपये हम डिडक्ट करेंगे। तो कुछ बैंक्स का ये भी सिस्टम है। तो 3 महीने के बाद चेक हमारा ख़राब हो जाता है। नाउ चेक इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर। देखिए चेक पर ये शब्द देखिए, टीच लेन से पहले जो शब्द लिखे हैं, क्या लिखा है? पे। पे का मतलब पेमेंट कीजिए, पेमेंट करनी है टीच लेन को। ऐसा नहीं लिखा पे इफ वी रिसीव मनी, पे इफ इट रेन्स टुडे। समझ रहे हैं? कोई खेल नहीं खेल रहे हम, कोई कंडीशन नहीं लगा सकते कि अगर हमारे पास पैसा आया तभी हम आपको पैसा देंगे, कुछ भी साथ में नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब चेक इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर। सिमिलरली आपका बिल ऑफ एक्सचेंज भी, बिल ऑफ एक्सचेंज की भी आप डेफिनेशन पढ़ेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर। जिस भी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू पेमेंट्स का आदान प्रदान होता है, मोस्ट ऑफ देम आर अनकंडीशनल। आप कंडीशन नहीं लगा सकते, अगर ऐसा हुआ तो पेमेंट देंगे, नॉट अलाउड। सो ऑल सच ऑर्डर्स आर ऑलवेज अनकंडीशनल ऑर्डर्स। ठीक है, क्लियर डाउट्स? तो थ्योरी में आपको फर्दर कोई डाउट नहीं आया है। अब देखो थ्योरी में से ना क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। थ्योरी कितने मार्क्स की है हमारी? टोटल 4 to 8 मार्क्स है। थ्योरी कहाँ कहाँ पर आ रही है? एक तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। क्वेश्चन 1 हमारा कंपलसरी क्वेश्चन है, इसके अंदर 3 हिस्से हैं। सबसे पहले 12 नंबर का ट्रू फॉल्स, उसके बाद बी और सी पार्ट 4 मार्क्स। तो एक तो क्वेश्चन 1 के बी पार्ट में थ्योरी आ रही है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट इज़ ऑल्सो थ्योरी, और उसके अलावा कहीं पर भी थ्योरी और भी हो सकती है। एंड यू हैव अ चॉइस ऑफ 1 क्वेश्चन दैट यू नो। तो हमें जो अटेम्प्ट करना है थ्योरी वो 4 to 8 मार्क्स का होगा, जिसमें से ये जो फर्स्ट का बी पार्ट है ना, ये 99% ये चैप्टर नंबर 1 से आता है, क्योंकि चैप्टर 1 हमारा पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है। उसका तो नाम ही क्या है? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो फर्स्ट का बी पार्ट तो ना वहीं से आता है, चैप्टर 1 से। तो अब जितने बाकी चैप्टर्स हैं उनमें से थ्योरी कितने की रह गई? 4 मार्क्स की। अब 4 मार्क्स में वो कुछ भी पूछ सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। तो क्या लिख पाओगे? यस। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चेक्स, लिख सकते हो। ये सारे अच्छे अच्छे शब्द यूज़ करने हैं। क्रॉस चेक, बियरर चेक, एंटीडेटेड चेक, स्टेल चेक, अनकंडीशनल ऑर्डर, बन गया हमारा आंसर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन BRS एक्सप्लेनिंग द रीजंस। तो BRS की डेफिनेशन और साथ ही साथ रीजंस ऑफ प्रिपेयरिंग BRS। या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डिफरेंसेस, रीज़न ऑफ डिफरेंसेस। रीज़न ऑफ डिफरेंसेस आपके बने टाइमिंग डिफरेंस, ट्रांजैक्शन एरर्स। या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फीचर्स ऑफ BRS। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। क्या इसे बाय हार्ट लर्न करने की ज़रूरत है? नहीं, आपको सिर्फ छोटे छोटे शब्द जैसे एंटीडेटेड, स्टेल, ये छोटे छोटे शब्द आपको माइंड में रहने चाहिए। बाकी मेरे अकॉर्डिंग अकाउंट्स में मुझे नहीं लगता आपको लर्न करना पड़ेगा
क्योंकि जो थ्योरी है वही तो हम क्वेश्चंस के अंदर करते हैं। अब ये टाइमिंग डिफरेंस, ट्रांजैक्शन एरर्स, यही तो हमने क्वेश्चन में किया है। तो आपको बाय हार्ट लर्न नहीं करना, एक दो बार आप रीडिंग ले लो, उससे बात आपकी बन जाएगी। बाकी जो मॉक टेस्ट होंगे उसमें आप और बेटर खुद को जज कर सकते हो कि एक दो बार रीडिंग लेने से क्या हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, तो उसमें आपको और बेटर आइडिया लग जाएगा। तो थ्योरी का हिस्सा इतना ही रहेगा। मॉड्यूल में जो थ्योरी है वो आप करें या ना करें, दैट इज़ योर चॉइस। हमारी बुक में जो है दैट इज़ सफिशेंट, ये आपको करनी है और ये काफ़ी है, इसमें से आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये हमारा थ्योरी का जो है ना वो पोर्शन है, उसको ऐसे ही हम कवर करेंगे पेपर के लिए। नाउ लेट्स कम टू ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स के अंदर एक तो पॉइंट नंबर 14 में डाउट आ रहा है। पॉइंट नंबर 14, अ डायरेक्ट डेबिट बाय बैंक। बैंक अगर डेबिट करता है तो हमारे अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस हो जाता है। डेबिट बाय बैंक शुड बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। ट्रू, द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, क्योंकि बैंक पेमेंट्स को डेबिट करता है और हम पेमेंट्स को क्रेडिट करते हैं। तो जो बैंक ने डेबिट किया है वो डेफिनेटली हम लोग क्रेडिट करेंगे। स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इसके अलावा पॉइंट नंबर 10, while preparing a BRS starting with debit balance as per passbook, deposited checks that are not yet cleared need not be adjusted. False है, और आपको need not be adjusted की जगह लिख कर आप देखो, ये नहीं लिखना need to be adjusted, इसे कहते हैं चला देना, काम चला देना। उन्होंने बोला need not be adjusted, आप लिख कर आए नीड्स टू बी एडजस्टेड, इससे काम नहीं चलेगा। ऐड होना है या सब्ट्रैक्ट होना है वो आप बताओगे। तो आपको अपना काम कम नहीं करना, बढ़ाना है। तो नीड टू बी एडजस्टेड तो बड़ा आसान हो गया, आपको वहाँ लिखना पड़ेगा ये ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। तो सिस्टम ये है, जो ट्रू स्टेटमेंट होगी उस केस में आपको ट्रू लिखकर स्टेटमेंट को रिपीट करना है। ठीक है, कहीं भी आप ये ना सोचें कि आप पेपर के अंदर बस ट्रू फॉल्स लिख सकते हैं। ट्रू लिखा, स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे, और जब फॉल्स लिखा स्टेटमेंट को करेक्ट करके आगे आप लिखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये तो फॉल्स है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो आपको आगे जो है लिखनी है। 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो ये सिर्फ TF लिखने से काम नहीं चलेगा। ट्रू के केस में रिपीट द स्टेटमेंट, फॉल्स के केस में करेक्ट करके आप उसे लिखेंगे। ठीक है, अब इन 2 पॉइंट्स के अलावा हाँ आप बताइए डाउट्स। चलिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 to 10, एनी डाउट? 10 हमने अभी किया ना। अच्छा, आप कह रहे हो एडेड होगा और आंसर लिखा हुआ है सब्ट्रैक्टेड। थोड़ी देर ज़रा रुकें इस डाउट के लिए। इसके अलावा कोई डाउट? 1 to 10, एनी डाउट? 11 to 15? 13, ओके। A check for rupees 25,000 that was issued and was also presented in the same month, but erroneously recorded on debit side of the cash book. चेक इशू हुआ, प्रेजेंट हुआ, कैश बुक की कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होना था? क्रेडिट, क्योंकि चेक इशूड है। तो बाय साइड पे जाके 25,000 लिखना था, ये ना करके
हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। चेक इशू हो चुका है, प्रेजेंट भी हो चुका है, डेबिट साइड पे हमने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है। नाउ विल इट कॉज अ डिफरेंस ऑफ 50,000 फ्रॉम द बैलेंस इन पासबुक? यस, यस, ट्रू। तो क्या हुआ इसमें? ट्रू है ना? इसमें आंसर गलत है? नहीं। तो क्या डाउट आया? मैं चिल्ला चिल्ला के थक चुकी हूँ, अब की बार मैं यहीं से कूद जाऊंगी। अगर तुमने डेबिट का क्रेडिट किया और तुमने क्रेडिट का डेबिट किया तो तुमने एक गलती नहीं करी, दो करी, दो करी, दो करी, दो करी। क्रेडिट पे लिखना था, नहीं लिखा। डेबिट पे नहीं लिखना था, लिख दिया। आपने क्रेडिट का किया डेबिट, तो इफ़ेक्ट आएगा डबल अमाउंट से, क्योंकि आपसे बुक्स के अंदर 2 मिस्टेक हो गई हैं। तो जो डिफरेंस है वो 25,000 से नहीं आएगा, वो आएगा 50,000 से। ठीक है, क्लियर? तो उसके अलावा 11 to 15, एनी डाउट? 16 to 20? 19, ओके। अ रेगुलर बैंक रिकन्सिलिएशन discourages the accountant to be involved in any kind of funds embezzlement. अब आप बताओ, ट्रू। अब तो बात समझ में आ गई ना? हाँ, रेगुलर BRS बनाने से फ्रॉड करने से बंदा डिस्करेज होता है कि मैं ना करूं, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ठीक है, और कोई डाउट? 17, अ चेक ऑफ ₹80,000 that was discounted from bank was dishonored and bank charged 1,600 as charges on account of same. तो 2 अमाउंट्स हमारे पास हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज है 80,000 का और बैंक ने चार्जेस भी लिए हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी ना, स्टेल चेक प्रेजेंट होता है तो बैंक पीनल चार्जेस लगाते हैं। ऐसी बैंक ने यहाँ लगा दिया है डिसऑनर के समय पर 1,600 का चार्ज। तो क्या हम कह सकते हैं कि मेरी पासबुक में से पहले तो देखो 80,000 कम हुआ, क्योंकि डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिसऑनर हुआ, तो बैंक ने उसके 80,000 काटे। फिर बैंक ने बैंक चार्जेस के भी 1,600 काट लिए। दोनों पैसे काट लिए ना बैंक ने मेरे अकाउंट से। 80,000 तो बिल की वजह से काटे और 1,600 रुपये बैंक चार्जेस के भी बैंक ने डिडक्ट कर लिए। अब स्टेटमेंट आ रही है, वाइल स्टार्टिंग विथ डेबिट बैलेंस इन कैश बुक फॉर प्रिपेयरिंग BRS वी नीड टू डिडक्ट 78,400 टू रिकनसाइल विथ पासबुक। नहीं, फॉल्स। कितना अमाउंट डिडक्ट करना है? 81,600। तो आप आंसर क्या लिखोगे? फॉल्स। वाइल स्टार्टिंग विथ डेबिट बैलेंस इन कैश बुक फॉर प्रिपेयरिंग BRS वी नीड टू डिडक्ट 81,600 टू रिकनसाइल विथ पासबुक। नहीं नहीं, डिस्काउंटिंग चार्जेस नहीं, बैंक चार्जेस हैं। हाँ, अगर आप इसको डिस्काउंटिंग चार्जेस समझोगे तो फिर आपका आंसर आएगा 80,000, है ना? और ट्रू फॉल्स में ये आपके पास ऑप्शन है, आप इसको 80 भी कर सकते हो। फिर आप कह सकते हो कि 1,600 इज कंसिडर्ड एज डिस्काउंट, अगर आप इसको ऐसे मान रहे हो, क्योंकि बैंक चार्ज लिखा है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, डिस्काउंट भी हो सकता है, चार्जेस भी हो सकते हैं। चार्जेस अगर हम मानते हैं तो 80,000 भी गया, 1,600 भी गया। नाउ अगर हम मानते हैं 1,600 इज डिस्काउंट, अगर 1,600 डिस्काउंट काटा था बैंक ने, तो बैंक ने 80,000 में से 1,600 काट के हमें पैसा दे दिया। कितना? 78,400। ये तो हमें मिला। अब जब बिल डिसऑनर हुआ, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से जो पैसा डिडक्ट किया वो 80,000 कि 78,400? 80,000। तो बैंक उस समय हमारे अकाउंट से फुल अमाउंट डिडक्ट करेगा 80,000। तो उस केस में डिडक्शन किस अमाउंट से होगा? 80,000 से होगा। तो आपने अपना सेंटेंस लिखा, साथ में आपने लिखा बैंक चार्जेस आर ट्रीटेड एज डिस्काउंट।
और अगर आप बैंक चार्जेस ट्रीट करते हो पीनल चार्जेस तो फिर 81,600। ट्रू और फॉल्स क्योंकि स्टेटमेंट लिखना है तो आप इजीली जहाँ पे दो दो इंटरप्रिटेशन है आप कोई भी इंटरप्रिटेशन ले सकते हो और अपना आंसर कर सकते हो। मॉड्यूल ने क्या किया, मॉड्यूल ने बैंक चार्जेस कंसिडर किया हुआ है कि ये डिस्काउंट नहीं है, इसको बैंक चार्जेस माना है, लेकिन आपकी इंटरप्रिटेशन भी करेक्ट है, डिस्काउंट भी उसको मान सकते हैं। ठीक है, और कोई पॉइंट? ट्रू फॉल्स 16। Difference between cash book and passbook that relates to errors are those mostly made by bank. अच्छा सच्ची सच्ची बताना, आपको फॉल्स लगा था कि आपको ट्रू लगा था? देखो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें तो बैंक की बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने इतनी सारी बीआरएस देखी हैं, कहीं पे भी बैंक की गलती मैंने आज तक नहीं देखी। बैंक्स बहुत एफिशिएंटली वर्क करते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रीज़न जो है डिफरेंस का मोस्टली रिलेट टू एरर्स दैट आर मोस्टली मेड इन द कैश बुक। सारी गलतियां हमसे ही होती हैं, बैंक का सिस्टम बहुत एफिशिएंट है, उनके पार्ट पे गलती नहीं होती। अभी हम लोग तो हमने बहुत देख लिया, श्री हरि की जगह दूसरे वाले श्री हरि, अनन्या की जगह अनाया। आप खुद महसूस करो, आज तक कभी बैंक अकाउंट से आपके फादर के पास मदर के पास ऐसे मैसेज आया हो कि किसी और का चेक आपके अकाउंट में आ गया? आप पूछना घर जाके अपने पेरेंट्स से, एल्डर से कि क्या ऐसा कभी हुआ है आज तक आपके अकाउंट में? आपको आंसर मिलेगा नहीं। तो जनरली बैंक्स गलतियां नहीं करते हैं, गलती सारी हमारे पार्ट पर ही होती है। ठीक है, एनी अदर पॉइंट? तो आगे आते हैं हम, होमवर्क क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग बैलेंस है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो मैं आपको ये क्वेश्चन दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा देती हूँ। हम इसमें प्लस माइनस प्रेजेंटेशन भी फॉलो कर सकते हैं और सिंपल प्रेजेंटेशन जो हम कर रहे हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको जो पसंद आए आप उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, पहले हम प्लस माइनस से करेंगे इसे। तो हम बीआरएस पहले बना लेते हैं 3 कॉलम के साथ। पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स। स्टार्ट करेंगे हम ओवरड्राफ्ट के साथ। बैंक ओवरड्राफ्ट, इस बार हम इसे लिखेंगे माइनस वाले कॉलम के अंदर। इस प्लस माइनस प्रेजेंटेशन में अब हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐड वाली सारी आइटम्स एक साथ, लेस वाली एक साथ। अब इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन से ट्रांजैक्शन उठाते जाएंगे और लिखते जाएंगे, फिर जिस भी कॉलम में लिखना है उस कॉलम में वो नोट हो जाएगी। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव्ड। नो एडवाइस रिसीव्ड
हमें पता नहीं चला। तो इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक कहाँ एंट्री हुई? पासबुक में। पासबुक का बैलेंस कम है, मूविंग हैंड कैश बुक, तो क्या करेंगे? माइनस। तो नेक्स्ट लाइन, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। माइनस कॉलम, नेक्स्ट चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ऐड। एंट्री कैश बुक में हो चुकी है, कैश बुक का बैलेंस कम है, मूविंग हैंड कैश बुक है, तो क्या करेंगे? प्लस। तो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, प्लस आइटम, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव डायरेक्टली बाय द बैंक, ऐड। पेमेंट कहाँ आ चुकी है? पासबुक में। बैंक में इनकम आ चुकी है, पासबुक बढ़ गई है, मूविंग हैंड कैश बुक है, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड डायरेक्टली बाय बैंक, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड, ड्राफ्ट को ट्रीट करेंगे लाइक चेक। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, माइनस। शॉर्टकट लगाएंगे, इशूड वाला ऐड हुआ है तो डिपॉजिटेड वाला माइनस। बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक, नो एडवाइस रिसीव्ड एट। बैंक ने किया है क्रेडिट, तो पासबुक बढ़ गई है, मूविंग हैंड कैश बुक है, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक, then last, wrong debit to company account by bank। कभी भी दो दो आंसर आ रहे हैं। wrong debit to company account by bank, तो wrong debit मतलब पासबुक का बैलेंस कम है, पासबुक में डेबिट, पासबुक का बैलेंस कम, मूविंग हैंड कैश बुक, तो क्या करेंगे? माइनस। तो माइनस करेंगे wrong debit by bank। सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गई? हाँ जी मैम, ड्राफ्ट डिपॉजिट वाला बता दो एक बार। ड्राफ्ट डिपॉजिट बिल्कुल चेक की तरह मानेंगे इसको हम। ड्राफ्ट डिपॉजिट हुआ है बैंक में, लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब क्लियर नहीं हुआ टिल 31 दिसंबर। तो बैंक में डिपॉजिट हुआ मतलब कैश बुक में एंट्री हो गई है, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, पासबुक में एंट्री नहीं हुई क्योंकि क्लियर नहीं हुआ, मूविंग हैंड कैश बुक, तो क्या करेंगे? माइनस।
अब हमने सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली। अब हम क्या करेंगे, दोनों कॉलम को टोटल करके देखो हायर टोटल कौन सा आ रहा है, माइनस वाला। तो कितना टोटल है, 4 6 1 6 4 6 1 4 6 0 0। माइनस वाले का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो ये हमने दोनों तरफ लिख दिया। तो अब हम बैलेंस निकालेंगे, तो वो प्लस साइड पर प्लस वाले कॉलम में आएगा। देखिए बैलेंस कितना आ रहा है, 16,93600। देखिए सबका आया 16,93,600। अब इस प्लस माइनस वाले प्रेजेंटेशन में ना, अब देखो 16,93,600 ये लिखा तो कौन से कॉलम में है, प्लस वाले कॉलम में, लेकिन इसका मतलब पता है क्या है, दिस इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ऐसे कैसे, जो आपने प्लस में लिखा वो ओडी कैसे हो गया, इसमें बैलेंस का सिस्टम लग गया। जैसे आप अकाउंट बनाते हो टी शेप, डेबिट बैलेंस किसे बोलते हो, कहाँ लिखा होता है वो, क्रेडिट साइड पे ना, और क्रेडिट बैलेंस वही सिस्टम यहाँ लगेगा क्लोजिंग के समय पर। जो तो माइनस में आया बैलेंस, तो वो तो क्या है, बैलेंस, और जो प्लस में आया तो वो क्या है, ओवरड्राफ्ट। क्योंकि प्लस में बैलेंस आने का मतलब यही है ना कि माइनस वाली साइड ज़्यादा है। तो अगर माइनस वाली साइड ज़्यादा है तो ये है क्या, ये है ओवरड्राफ्ट। और बस इसीलिए मैं थोड़ा सा इसके लिए पीछे ही हट जाती हूँ कि प्लस माइनस हम ना ही लें, क्योंकि एक तो यहाँ मिस्टेक हो जाती है, दूसरा ये दो कॉलम का चक्कर बड़ा है, ये इधर का इधर शिफ्ट हुआ ना, और ये यहाँ का यहाँ शिफ्ट हुआ गलती से भी, बेकार में 10 नंबर जो है हमारे हाथ से जाएंगे। तो ये थोड़ा सा रिस्क रहता है, पर क्योंकि आपने 11th क्लास में किया हुआ है तो कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं मैम हमें तो ना प्लस माइनस वाले में ही मज़ा आता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप फिर प्लस माइनस फॉलो कर लेना। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन भी है, सीधा सस्ता और टिकाऊ, जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे, सिर्फ ओडी के साथ साइन क्या लगने वाला है, माइनस। तो अगर हम दूसरे सिस्टम से कर रहे होते तो हम कैसे सॉल्व करते, तो हम लिखते बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, $22,45,900 नेगेटिव। बस ये आपने माइनस का साइन लगाया। फिर आप करते सारी की सारी ऐड वाली आइटम्स। ऐड वाली हमारी आइटम्स आ रही हैं 660, 1425, 836। फिर हम लिखते सारी लेस वाली आइटम्स, 278,700, 1350, 740। सिंपल सिस्टम में ये होता, ओडी के साथ नेगेटिव प्लस माइनस, फिर निकालते हम रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट इसमें आ जाता 16,93,600 माइनस। करके देखें आ रहा है, भी चेक करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं। क्या माइनस के साइन के साथ ही आ रहा है, यस माइनस के साइन के साथ ही आ रहा है। तो ये बहुत इजी है, दिस इज सिंपली ओडी एज पर पासबुक।
तो हमारे ना स्टडी मॉड्यूल में क्या सिस्टम है, जो ICAI वाली बुक है ना, बुक में तो उन्होंने मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं प्लस माइनस के साथ, लेकिन जो RTP के सॉल्यूशंस हैं और जो एग्ज़ाम क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हैं वो उन्होंने किए हुए हैं ऐसे सिंपल तरीके से। तो हमें अब इंस्टीट्यूट की तरफ से ना 4 मटेरियल मिले हैं, ICAI मॉड्यूल, RTP, MTP, सजेस्टेड आंसर पास्ट एग्ज़ाम के। इन चारों को मिलाकर के समझना पड़ता है कि ICAI कहना क्या चाहता है, ICAI हमसे एक्सपेक्ट क्या करता है। तो जब वो मॉड्यूल में प्लस माइनस दे रहे हैं, RTP और सजेस्टेड आंसर में सिंपल दे रहे हैं, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, दोनों सही हैं, आपकी मर्ज़ी, आपको जिसमें मज़ा आए वो करो। प्लस माइनस में अच्छा लगता है तो वो करो, सिंपल तरीका है तो ऐसे करो। लेकिन अब एक काम जो हमें करना है ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस के अंदर, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस के अंदर कौन से वाले ट्रू फॉल्स, जिसमें वो आपसे ये कहते हैं इफ़ वी स्टार्ट विद क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर वो कहते हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब मैं कह सकती हूँ दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो कौन से चल रहे हैं, ओवरड्राफ्ट। मान लीजिए स्टेटमेंट आती है इफ़ यू स्टार्ट विद क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, देन checks issued but not presented। सोचो ज़रा क्या होगा, ऐड होगा। अब आपने जो आंसर लिखना है ना वो ऐड नहीं लिखना, मैम ऐसे मत करो, वो अब आंसर क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट। OD वाले क्वेश्चन में आपको आंसर अपना रिवर्स करके लिखना है। अब ऐसा क्यों, देखो इस वाले ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी पहली 2 चीज़ें देखो, ये 2 अमाउंट्स, क्या मैं कह सकती हूँ हमने ये जो कैलकुलेशन किया है ये कुछ ऐसे है -2245,900 प्लस 660, ये किया हमने, -2245,900 प्लस 660। अब अगर आप इसका रिजल्ट निकालोगे, कैलकुलेशन करें अगर हम, तो 2245,900 माइनस करोगे ना 660, इसका रिजल्ट यही आएगा ना 1585,900 माइनस में, है ना। तो मतलब आपने ये जो 6,60,000, ध्यान से समझना ये बड़ी गहराई वाली बात है, आपने ये जो 6,60,000 को प्लस लिखा है, ये सिर्फ लिखा प्लस है, आपने एक्चुअली में किया क्या, माइनस, क्योंकि आपको तो पता है माइनस प्लस इज माइनस एंड माइनस माइनस इज प्लस। तो ट्रू फॉल्स में जो आंसर देना है ना वो इम्पैक्ट बताना है, तो आप प्लस करते ज़रूर हो लेकिन प्लस होता नहीं है, वो होता क्या है, माइनस। तो आप इसको ऐसे समझोगे कि अगर ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है और स्टार्टिंग हो रही है OD से, तो जो हमारा नॉर्मल आंसर निकलेगा ना हम उसको रिवर्स करके मार्क करेंगे। तो अब जो मैंने वो होल्ड पे डाला था आपका डाउट, वो ज़रा दोबारा देखते हैं, कौन सा पॉइंट नंबर था, 10 पे आप ट्रिपल स्टार लगाना ताकि आपको ये बात ना ध्यान रहे। अब आप देखो स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब ओवरड्राफ्ट हो गया। डिपॉजिटेड चेक्स दैट आर नॉट क्लियर्ड,
पासबुक से शुरू किया, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, तो कहाँ एंट्री हुई? कैश बुक में। कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है। पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो एडेड, लेकिन हम अपना आंसर क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टेड। हाँ, एक और बार लो। अगर हमने स्टार्ट किया है ओडी बैलेंस से और अगर हम ट्रू फॉल्स का आंसर दे रहे हैं तो हमें अपने आंसर को ना रिवर्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, कैश बुक में एंट्री हो गई है, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 10 में मूविंग हैंड पासबुक है, तो हम क्या करते? एडेड। लेकिन जो बैलेंस है वो पासबुक का ओडी गिवन है, तो हमारा आंसर एडेड नहीं होगा। हम क्या लिखने वाले हैं? सब्ट्रैक्टेड। इसका एक लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जब हम माइनस प्लस करते हैं तो हमने प्लस लिखा ज़रूर है, लेकिन हमने प्लस नहीं किया, हमने क्या किया है? माइनस किया है। एक तो बात ये है। दूसरी, इसमें एक बात और देखो, मैं आपको स्टडी मॉड्यूल में दिखाती हूँ ये क्वेश्चन। ये आपके इंस्टीट्यूट की बुक है। देखिए ज़रा, ये एक इलस्ट्रेशन आपके सामने है, आप पढ़ पा रहे हैं इसे? बैंक ओडी एज पर कैश बुक गिवन है 6340, तो हम इसे सॉल्व करते तो हम इसको करते सिंपल मेथड में। हमने किया 6340 माइनस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओडी फॉर 6 months 160 इज एंटर्ड इन पासबुक। देखें प्लस होगा कि माइनस? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ने लिया कि दिया? लिया, तो पासबुक का बैलेंस कम है। मूविंग हैंड कैश बुक, क्या करेंगे? माइनस 160। बैंक चार्जेस माइनस, पासबुक में आ गई एंट्री, पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक को मूव करवाना है, माइनस। चेक इशूड बट नॉट कैश्ड, एड बट नॉट प्रेजेंटेड, प्लस 1168। तो पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, माइनस हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, एड, प्लस 12 लाख। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब देखिए मॉड्यूल का आंसर। देखो मॉड्यूल ने क्या किया, 6340 लिया है, माइनस नहीं लगाया, प्लस। हमने 160 माइनस किया था, इन्होंने 160 प्लस करा हुआ है। हमने 400 माइनस किया था, इन्होंने 400 प्लस कर रखा है। हमने 2217 माइनस किया था, इन्होंने 2217 प्लस कर रखा है। 1 मिनट आगे बढ़ने से पहले हमारा आंसर निकाल लें, हमारे वाला जो हमारा प्लस माइनस था। तो हमारा था 6340 माइनस 160 माइनस 400 माइनस 2217 माइनस, फिर हमारा 12 लाख प्लस 1168। कितना आंसर? 144, 100 माइनस के प्लस, ये हमारा आंसर आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब इन्होंने हमारे माइनस को प्लस कर रखा है तो हमारे प्लस को माइनस ही करा होगा इन्होंने। 1168 और 12 लाख, देखिए इन्होंने क्या किया, ये देखो 1168 और 12 लाख माइनस। फिर इनका आंसर देखो क्या आया, माइनस 144 100। लेकिन देखो उसको लिखेंगे क्या, क्या लिखा? फेवरेबल बैलेंस। मैम ये क्या हो रहा है? धरती घूम रही है, आसमान झूम रहा है, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है? नहीं बच्चे, ये सीए फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट है। अब ये क्या हो रहा है? अब यार रियल लाइफ में बैंक ये काम कर रहे हैं। रियल लाइफ में अगर आपकी पासबुक में ओडी है, आप उस पासबुक को अपडेट करवा के लाइए, बैंक का ऐड और लेस आपको ऐसे मिलेगा। बैंक्स ओडी के साथ नेगेटिव का सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं।
अगर हम कह रहे हैं माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना। हमने बोला -160, हमने बोला -6340 -160, तो ये हुआ क्या? हुआ तो प्लस। तो बैंक ने अपना आंसर भी क्या लिखा? ऐड। बैंक उसका इम्पैक्ट दे रहे हैं। अब हम एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए ये सिस्टम ईजी है। और फिर इंस्टीट्यूट ऐसे कर रहा है, सजेस्टेड आंसर RTP, तो हम इजीली कर सकते हैं। और इसीलिए इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे ना दूसरा ऑप्शन दे दिया है, कह रहे हैं अगर आपको ऐसे नहीं करना ना, आप प्लस माइनस कर लो। प्लस माइनस में उनका और हमारा मैच हो जाएगा। हमने 160 माइनस किया था, इंस्टीट्यूट ने भी माइनस किया। 6340 माइनस था, 1168 प्लस था, 2217 माइनस था। ये हमारी ICAI के साथ मैचिंग हो गई। कौन से वाले मेथड में? प्लस माइनस में। फिर देखो 144 100 माइनस में आया, लिखेंगे क्या हम? बैलेंस। ठीक है, तो बहुत बार ना ऐसा होगा OD के केस में ना, OD वाले केस में आपको लगेगा यार आप जो माइनस कर रहे हो सॉल्यूशन सेट में वो प्लस हो रखा है, आप जो प्लस कर रहे हो सॉल्यूशन सेट में वो माइनस हो रखा है। तो आप समझ जाना, अच्छा ये वो रियल लाइफ वाला बैंक का सिस्टम चल रहा है। कोई बात नहीं, हम सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, फाइनल आंसर मिला लेंगे। देखो किसी भी तरीके से चलो, फाइनल आंसर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना एक मेथड में तो मेरे बैंक में 5 लाख है और दूसरे मेथड में 5 लाख का OD है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बैंक में या तो बैलेंस है या तो ओवरड्राफ्ट है। तो आप किसी भी मेथड से चलो, आंसर आपका सेम आना चाहिए। तो क्या लगता है एग्ज़ाम के लिए बेस्ट मेथड? ये फर्स्ट वाला सिंपल मेथड है, उसमें माइनस लगाओ और जैसे हम चल रहे थे वैसे ही चलो, सुहाना सफ़र। और आपने कहा कुछ तूफ़ानी करते हैं, तो फिर आपके पास ICAI वाला दूसरा सिस्टम भी है, ओवरड्राफ्ट को प्लस, सारे माइनस को प्लस, सारे प्लस को माइनस। लेकिन मेथड आप कोई भी लगाओ, वेन एवर यू आर सॉल्विंग ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है OD वाले का आंसर रिवर्स करके मार्क करना पड़ेगा। एडेड आपका माइंड कह रहा है तो आप लिखोगे सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड आपका माइंड कह रहा है तो आप लिखोगे एडेड। क्लियर? पक्की बात? फिर आगे आते हैं हम, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, एडजस्टेड कैश बुक बनानी है या नहीं? बनानी है। एडजस्टेड कैश बुक के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज जाती हैं? एरर्स इन द कैश बुक एंड ओमिशंस इन द कैश बुक। इसको आप रिवर्स तरीके से भी समझ सकते हो। सिर्फ 3 एंट्रीज BRS में जाएंगी, बाकी सारी की सारी एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगी। सिर्फ 3 BRS में जाएंगी, बाकी सारी एडजस्टेड कैश बुक। कौन सी 3? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, एरर्स मेड बाय बैंक। बस 3 के अलावा जो मर्जी लिखा हो वो कहाँ जाने वाली है? एडजस्टेड कैश बुक के अंदर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, दोनों चीज़ें पहले बना लेते हैं, फिर साथ साथ हम करते जाएंगे। अब क्लास में आप ना सिंपल रखने के लिए 4 कॉलम बना लो, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी। पेपर में आपको पता है आपको 8 के 8 कॉलम बनाने हैं। अभी क्लास में कोई बात नहीं,
सिंपल 4 कॉलम बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम बैलेंस से। कैश बुक का बैलेंस 8000, और एडजस्टेड कैश बुक हम बना रहे हैं 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000। Then on 15 December, payment side of the cash book was undercast by 100 rupees. Payment side undercast. आपने पेमेंट साइड पर 100 रुपीज़ कम लिखे हैं, तो आप क्या करें, लिख देते हैं। अब तो हमें करेक्शंस करनी है ना, एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं हम, तो पहले हमने 100 रुपीज़ कम लिखे हैं, तो अब ऐसा करते हैं 100 रुपीज़ लिख देते हैं। अब क्वेश्चन ने ये नहीं बताया ना किस वजह से 100 कम लिखे थे, क्या कोई पेमेंट कम लिखी थी या कोई और चीज़ थी, तो हम सिंपली लिखेंगे बाय अंडर कास्टिंग, बाय अंडर कास्टिंग। तो 100 रुपीज़ अगर पेमेंट साइड पे कम थे तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, करेक्शन करनी है, 100 रुपीज़ अब लिख देते हैं। देन नेक्स्ट, on 30th September the company had entered into a hire purchase agreement to pay by bank's order a sum of rupees 3000 on the 10th of each month commencing from October. No entries had been made in the cash book. हम BRS कब बना रहे हैं, 31 दिसंबर को। ये अग्रीमेंट कब हुआ है, 30 सितंबर को। अग्रीमेंट हमारा है हायर परचेज अग्रीमेंट। आपने इंस्टॉलमेंट सिस्टम तो सुना है कि हम मार्केट से सामान खरीद सकते हैं इंस्टॉलमेंट पे। हायर परचेज इज़ ऑल्सो इंस्टॉलमेंट विथ स्मॉल डिफरेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मार्केट गए, आपने वहाँ देखा टीवी डिस्प्ले पे लगा हुआ है, आपको बहुत पसंद आया, लेकिन आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो आप उसको देख रहे हैं, आप टीवी को देख रहे हैं और सेलर आपको देख रहा है, ठीक है। सेलर आपके पास आया कि सर ये टीवी तो बहुत ही कमाल का, आप लेके तो जाइए, घर में लगाइए, देखिए क्या आपकी शान बढ़ती है। आपने कहा लेकिन मेरे पास तो आज पैसे नहीं हैं। तो आपके पास आज कितने पैसे हैं, आपने कहा मेरे पास तो सिर्फ 25,000 है। तो उसने कहा कि आप 25,000 तो मुझे आज दे दो डाउन पेमेंट, बाकी ऐसा करो 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा दे देना। तो आपको भी लगा ये बात तो ठीक है, इंस्टॉलमेंट में पैसा दे देंगे थोड़ा थोड़ा करके। आपने कहा चलो ठीक है, आप टीवी ले आए। पहली इंस्टॉलमेंट आपने दे दी, दूसरी आपने दे दी, तीसरी इंस्टॉलमेंट आप नहीं दे पाए, नहीं दे पाए आप। अब आपके साथ क्या कर सकता है सेलर, क्या कर सकता है सेलर, लीगली 3-4 वो हट्टे कट्टे बंदे लेकर आएगा, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लॉफुली वो क्या कर सकता है। देखो, सेलर आपके घर आया, क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो वो टीवी उठा के ले जाने लगा। 2 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, आपने कहा टीवी को हाथ मत लगाना, भले ही मुझे कोर्ट में ले जा, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, वो आपको कोर्ट में ले जाने लगा, उसने कहा मुझे हाथ मत लगाइयो, तेरा टीवी लाए थे ना, उठा के ले जा वापस। 2 सिचुएशन, एक में टीवी वापस जाएगा, दूसरे में
टीवी को हाथ ना लगाएं, आप मुझे कोर्ट में ले जाएं। हायर परचेज, आप टीवी को उठा के ले जाएं, मुझे हाथ लगाने की कोशिश ना करें। इंस्टॉलमेंट सिस्टम, टीवी को तो हाथ मत लगाना, मुझे कोर्ट में ले जाना है तो ले जाओ। बस इतना सा डिफरेंस है इंस्टॉलमेंट एंड हायर परचेज। हायर परचेज में गुड्स कैन बी रीपोजेस्ड, इंस्टॉलमेंट में गुड्स कैन नॉट बी रीपोजेस्ड। आप बायर को कहाँ लेके जा सकते हो? कोर्ट के अंदर। तो जितने भी आपके ई रिक्शा चलते हैं ना रोड्स पे, आप उनसे पूछना कि भैया ये आपका है या इंस्टॉलमेंट पे लाए हो? वो आपको बोलेंगे इंस्टॉलमेंट पर है ये हमारे पास। उनसे पूछना भैया अगर इंस्टॉलमेंट नहीं दो तो क्या होगा? तो वो आपको कहेंगे फिर वो हमारा रिक्शा ना उठा के ले जाते हैं अगर हम नहीं दें। तो आप मन में समझ जाना ये इंस्टॉलमेंट चल रहा है कि हायर परचेज। आपकी तो केस स्टडी हो गई कि अच्छा रिक्शा उठा के ले जाते हैं ना, तो ये कौन सा सिस्टम चल रहा है? हायर परचेज। तो वैसे तो ये डिफरेंस है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में तो चलो इट डजेंट मैटर, दोनों ही केसेस में हमें इंस्टॉलमेंट तो देनी है। हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं हर महीने की 10वीं तारीख को, तो पहली इंस्टॉलमेंट किस दिन जाएगी? हम कह सकते हैं 10 अक्टूबर पहली इंस्टॉलमेंट गई। एक इंस्टॉलमेंट है 3000 रुपये की। अच्छा फिर अगली 10 नवंबर 3000 रुपये की फिर से। फिर अगली 10 दिसंबर, फिर अगली 10 जनवरी, फिर अगली 10 फरवरी। तो देखो इंस्टॉलमेंट तो जाएगी ना, लेकिन अब आपका दिल यहाँ रुक गया था। आपके दिल ने कहा नहीं नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे अब हम, क्योंकि बीआरएस कहाँ तक बन रही है? 31 दिसंबर तक। तो बीआरएस की डेट से पहले कितनी इंस्टॉलमेंट जा चुकी है? 3, यानी कि टोटल अमाउंट 9000 रुपये पेड है। पेमेंट कौन कर रहा है? बैंक। बैंक को हमने कहा था हर महीने की 10 तारीख को हमारे अकाउंट से पैसे काट देना और इस सेलर के अकाउंट में डाल देना। बैंक अपना काम करता जा रहा है, हमने कैश बुक में कोई एंट्री करी नहीं अभी तक। तो पासबुक 9000 से कम है, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, तो अब क्या करें? एंट्री कर लो। अब कैश बुक को करेक्ट कर रहे हो ना आप, 9000 की एंट्री नहीं है, अब कर लो। 9000 आ रहे हैं कि जा रहे हैं? जा रहे हैं। क्रेडिट साइड पे 9000। अब लिखें क्या? अब क्या लिखें? उस पर्सन का नाम लिखना है ना जिसको पैसे दे रहे हैं, तो उस पर्सन का नाम होता है हायर वेंडर। ठीक है, लेकिन आईसीआई आपसे प्यार इतना करता है, कह रहे तुम सिर्फ पार्टी लिख दो चल जाएगा, खत्म। वो नाम तो हायर वेंडर है, लेकिन बीआरएस इतना फ्लेक्सिबल है प्रेजेंटेशन में, वो कह रहे हैं आप सिर्फ पार्टी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी आपका सही है। तो तुम्हें जहाँ कुछ ना समझ में आए ना, पर तुम्हें ये पता है कोई तो पर्सन का नाम है, तो तुम वहाँ पे क्या लिख देना? पार्टी। असली पार्टी हो गई, नंबर पूरे हैं, कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं हो रहा। तो बाय पार्टी 9000। बोलो पॉइंट क्लियर? हाँ जी। नहीं, आप बीआरएस बना रहे हो 31 दिसंबर को, ये पेमेंट जा रही है 30 सितंबर से, और अभी तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। तो आप क्या करोगे? 31 दिसंबर तक की जितनी ओमिशंस हैं सारी रिकॉर्ड करोगे। तो तीनों इंस्टॉलमेंट रिकॉर्ड होनी रह गई, तो हम तीनों रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए बाय पार्टी 9000। ठीक है। फिर चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, ये तो बीआरएस में जाने वाला है। ऐड के लेस कैश बुक से शुरू किया ना हमने। चेक्स डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड 9200। नॉर्मली आपकी जो लग्जरी कार्स होती हैं ना, वो लोग इंस्टॉलमेंट पे लाते हैं। तो कुछ भी हो तो गाड़ी घर के आगे खड़ी रहेगी, हम चाहे कोर्ट चले जाएं, लेकिन घर के आगे गाड़ी जो है वो खड़ी रहनी चाहिए।
तो कभी कभार हम दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जबकि हमें सच का पता ही नहीं होता। हमें लगता है वो गाड़ी उसकी है, जबकि वो खुद ही इंस्टॉलमेंट पे लेकर आया हुआ है, खुद ही वो लटक रहा है अभी, और हमें लगता है कि गाड़ी उसकी है। इसलिए आपके इको में आता है ना डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दूसरों को देख के डिमांड क्रिएट करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। अपने में मस्त रहो, जो आपके पास है वो बढ़िया है। चलिए चेक्स के बाद अगला। अब यार अगला तो आप लोग ही बताओगे, और खबरदार जो गलती करी। अब आप प्लस माइनस नहीं बताओगे, हम एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं। आप बताओगे डेबिट साइड पे लिखना है कि क्रेडिट पे? डेबिट साइड पे, पक्की बात। डेबिट साइड पे लिखेंगे हम, और अमाउंट कितना लिखेंगे? डबल, यानी कि 3052, और इसके साथ हम लिखेंगे रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड। wrong carry forward. Debit balance brought forward as credit balance. इसका मतलब हमने गलती से क्रेडिट साइड पे लिख दिया, जबकि लिखना कहाँ था? डेबिट साइड पे। तो हम कैश बुक को करेक्ट कर रहे हैं, तो अब हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं, और अमाउंट कितना लिखना पड़ेगा? डबल, क्योंकि उससे क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था क्रेडिट साइड पे 11526, अब ये आपको नहीं लिखना था, तो आप इसकी करेक्शन करोगे। आपने यहाँ पे लिखा 1526, इसको लिखने से ये 1526 कैंसिल हो गया। फिर आपने एक बार फिर से लिखा 1526, क्योंकि आपको लिखना था। तो जब आप दो बार लिखते हो तब ये टोटली करेक्ट होता है, इसलिए 2 रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड 3052। बताइए कोई भी डाउट इसमें? क्लियर है? नेक्स्ट, अ चेक फॉर 131 इशूड was not taken in the bank column. was not taken मतलब हमने लिखा ही नहीं। हमने चेक इशू तो किया, लेकिन हम उसे बैंक कॉलम में लिखना ही भूल गए। तो अब क्या करें? अब लिख लेते हैं। आप लिखना भूल गए ना, अब लिख लेते हैं हम। चेक आपने इशू किया है, मतलब क्रेडिट साइड पर 131 बाय पार्टी। आपने कहा अब तो पार्टी ही करेंगे हम, बाय पार्टी 131। चेक इशू किया, रिकॉर्ड होना रह गया, कोई बात नहीं, अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाय पार्टी 131। देन one deposit of rupees 150 was recorded in the cash book as if there is no bank column therein. One deposit of 150 was recorded in the cash book. तो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। It was recorded in the cash book, लेकिन as if there is no bank column। तो भाई कहना क्या चाहते हो? तुमने रिकॉर्ड करा है कि नहीं करा है? कह रहे हैं रिकॉर्ड तो करा है, लेकिन कहाँ कर लिया है? कैश कॉलम के अंदर रिकॉर्डिंग हो गई है। ये जो डिपॉजिट है, दिस इज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। तो सिंपल इंग्लिश लिख देते कि इट इज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। ये क्या लिख रहे हो? एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम, जैसे कि उसमें बैंक कॉलम था ही नहीं। दोस्त है ना तुम्हारा, उसको शैतानी करनी है, तुम्हारे साथ पंगे लेने हैं, और उसको दोस्त जो होते हैं ना, उनको हमारी कमज़ोरी पता होती है कि नहीं? पता होती है ना। इसको पता है तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज में हाथ तंग है, ये तुम्हें वहीं छेड़ेगा। एज इफ, जैसे कि उसमें बैंक कॉलम था ही नहीं। इसका मतलब कहाँ रिकॉर्डिंग हो गई? कैश कॉलम में। तो अब क्या करें?
हम सिर्फ कौन सा कॉलम बना रहे हैं, बैंक कॉलम। तो बैंक कॉलम में रिकॉर्डिंग नहीं हुई ना, तो अब क्या करें, रिकॉर्ड कर लेते हैं। डिपॉजिट है तो किस साइड पे, डेबिट साइड पर। तो हमारी एडजस्टेड कैश बुक के डेबिट साइड पे लिख रहे थे हम 2 डिपॉजिट्स 150। हाँ जी, हाँ वो भी कर सकते हो आप, यहाँ पे 2 कैश भी लिख सकते हो, पर क्योंकि फ्लेक्सिबल है ना, आपके मार्क्स रख नहीं हो रहे, तो 2 डिपॉजिट भी लिखोगे वो भी सही है, और प्रॉपर रेक्टिफिकेशन बनाओगे तो 2 कैश जाएगा, तो 2 कैश भी लिख सकते हो। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, ये लो खत्म ही हो गया, इसमें अब कुछ है ही नहीं। क्लोज कर देते हैं एडजस्टेड कैश बुक। $1971 balance carried down. अच्छा, कल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम ये लास्ट में जो हम टोटल लिखते हैं, जैसे ये वाला टोटल है, तो ये लिखना ज़रूरी है या हम वैसी डबल लाइन डाल दें। तो देखो, जब आप फाइनल आंसर लिख रहे हो ना, तब तो ये टोटल लिखना ज़रूरी है। मान लो यही अकाउंट आप वर्किंग नोट में बना रहे होते, वहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो, टोटल छोड़ो, डबल लाइन डाल दिया आपने। तो वर्किंग नोट में थोड़ा सा चीज़ों को हम हटा सकते हैं, फाइनल आंसर में नहीं हटाएंगे। तो ये टोटल प्रॉपरली आपको लिखना है दोनों तरफ 11202, बिना लिखे डबल लाइन नहीं डालनी है। ठीक है, अब इस बैलेंस को ले जाते हैं BRS में। अब ये बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है, बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है, बैलेंस ही है ना। बाय बैलेंस CD मतलब डेबिट बैलेंस, तो फेवरेबल बैलेंस है, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। और हमारे पास है OD एज पर पासबुक। $7229। बोलिए, क्लियर क्वेश्चन 7229, एनी डाउट? माइनस, हाँ ये लो, ये कह रहे हो, हाँ हाँ लो लगा दिया ब्रैकेट 7229। और कोई डाउट? फिर आते हैं आपके ज़रा होमवर्क क्वेश्चन पे, जुलाई 21। जुलाई 21 डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है, मतलब ओवरड्राफ्ट। तो आपने स्टार्ट किया -3500 से, उसके बाद अ चेक अमाउंटिंग टू 2500 डिपॉजिटेड ऑन 15th March, बट द सेम वॉज रिटर्न्ड बाय बैंक। रिटर्न्ड बाय बैंक मतलब डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर हो गया ऑन 24th March, बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन द कैश बुक। तो देखो, चेक जब हमने डिपॉजिट किया तो कैश बुक बढ़ा दी, और ये चेक क्लियर तो हुआ ही नहीं बल्कि डिसऑनर हुआ, तो पासबुक तो बढ़ी ही नहीं। पासबुक तो वहीं पर है, कैश बुक ज़्यादा है, मूविंग हैंड पासबुक, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो प्लस किया 2500। तो रिटर्न्ड बाय बैंक मतलब डिसऑनर्ड, मतलब पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई, लेकिन कैश बुक ने डिपॉजिट को रिकॉर्ड कर लिया है। मूविंग हैंड पासबुक है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। देन 2 bills वर कलेक्टेड बाय बैंक, नो एंट्री वॉज मेड इन द कैश बुक। 2 बिल कलेक्ट कर लिए, कलेक्ट मतलब क्रेडिट,
मतलब बढ़ा दिया, पासबुक बढ़ गई। पासबुक बढ़ गई 2500 और 500 3000 से। कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। मूविंग हैंड पासबुक क्या करेंगे, माइनस। देन बिल फॉर 5000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर बालाजी discounted for 4800 was dishonored. Bank debited the account but no entry was passed in cash book. 5000 का बिल था, डिस्काउंट करके मिले थे 4800। तो अब जब डिसऑनर हुआ तो पासबुक कितने अमाउंट से कम हुई, 5000 से। पासबुक 5000 से कम है, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, मूविंग हैंड पासबुक है, क्या करेंगे, प्लस। तो प्लस कर देते हैं 5000। अभी जब आप लोग क्लास में बता रहे हो तो कोई गलती नहीं कर रहे। तो मैं पूछ रही हूँ 5000 का अमाउंट है कि 4800, तो आप कह रहे हो 5000। अभी देखना यही चीज़ जब पेपर में आएगी ना तो आप करोगे 4800। पता नहीं पेपर का माहौल कुछ अलग होता है, वो कुछ अलग ही चल रहा होता है। जो चीज़ें क्लास में सही होती है वो चीज़ें पेपर में गलत हो जाती है। तो अच्छा है ना कि मॉक टेस्ट में गलत हो जाए, कि मॉक टेस्ट में जब एक दो बार गलत हो जाएगा ना फिर आपको और समझ में आ जाएगा कि नहीं नहीं इसमें गलती नहीं करनी, तो फाइनल एग्ज़ाम तक जाते जाते गलतियाँ हमारी ख़त्म हो जाएंगी। हाँ जी, फोर्थ पूछ रहे हो, बिल डिसऑनर्ड। डिसऑनर का मतलब है पासबुक का बैलेंस कम है। हमने जब डिस्काउंट कराया था तब बढ़ाया था, अब डिसऑनर हो गया, बैलेंस कम है, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, अब पासबुक से कैश बुक तक जाना है तो फिर प्लस। ठीक है, लास्ट, अ चेक फॉर ₹1500 डेबिटेड ट्वाइस इन द पासबुक। इसमें कैश बुक लिखा हुआ है, फिर हमने आपको टेलीग्राम पे करेक्शन भेजी थी कि कैश बुक की जगह आप पासबुक कर लो, लेकिन कमाल की बात यह है कुछ भी करो आंसर सेम आएगा। आप चाहे कैश बुक कर लो चाहे पासबुक कर लो। हम पहले पासबुक से चलते हैं। चेक ऑफ 1500 डेबिटेड ट्वाइस इन पासबुक। अगर पासबुक में डेबिट है तो पासबुक का बैलेंस कम है ना। पासबुक में कुछ भी डेबिट होगा तो पासबुक का बैलेंस कम होगा। अब पासबुक का बैलेंस कम है, मूविंग हैंड पासबुक है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। प्लस 1500 के प्लस 3000 प्लस 1500। रीज़न क्या है, एक बार तो डेबिट होना ही था ना। आपने जब 2 बार रिकॉर्डिंग करी तो एक बार तो रिकॉर्डिंग करनी ही थी ना, गलती आपने एक ही बार करी है, 2 बार नहीं करी, इसलिए प्लस करेंगे 1500। अच्छा मान लो ये डेबिटेड ट्वाइस इन कैश बुक ही होता, तो कैश बुक में डेबिट का मतलब बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक वहीं पर है, मूविंग हैंड पासबुक तो क्या करते, प्लस। तो आंसर फिर भी सेम ही आता, प्लस 1500। ये वाला पॉइंट नंबर 5, ये आपने भर भर के मुझे व्हाट्सएप किया हुआ है। अब आप देखो डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। पहले अच्छा एक सेकंड, पहले 5th में डाउट क्लियर हो गया, 5th में कोई डाउट। अब आप कह रहे हो सेकंड दोबारा से देखें। अ चेक अकाउंटिंग 224 डिपॉजिटेड ऑन 15th मार्च। चेक हमने डिपॉजिट किया 15 मार्च को, तो हम कह सकते हैं कैश बुक के अंदर 15 मार्च को ही हमने एंट्री कर ली और कैश बुक हमने बढ़ा दी जैसे हमने चेक डिपॉजिट किया। लेकिन द सेम वॉज रिटर्न्ड बाय बैंक ऑन 24th मार्च। अब इस रिटर्न का कारण आप कुछ भी समझिए, या तो चेक डिसऑनर था, या उस पे साइन ठीक नहीं थे, डेट ठीक नहीं था, कुछ भी था, बैंक ने चेक वापस कर दिया है। वापस का मतलब है क्लियर तो हुआ ही नहीं ना। चेक वॉज रिटर्न्ड बाय बैंक ऑन 24th मार्च, और रिटर्न आने के बाद
हमने कैश बुक में कोई चेंज नहीं किया, तो कैश बुक हमारी बढ़ी हुई है, पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई है, तो पासबुक से कैश बुक तक जाने के लिए क्या करेंगे, +5000 +2500। स्टेटमेंट में, हाँ स्टेटमेंट में आप डिसऑनर मत लिखो ना, प्ले सेफ। क्वेश्चन की लैंग्वेज उठाओ, क्या लिखोगे आप, चेक रिटर्न्ड बाय बैंक। आपने ज़रूरी खुराफाती काम करने हैं, डिसऑनर गलत हो जाए क्या फ़ायदा है। जो क्वेश्चन में लिखा है वही आप लिखो, चेक रिटर्न्ड बाय बैंक। ठीक है, और कोई डाउट? फिर क्यों तुमने करना है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर दो। जब 10 और 10 आ रहे हैं तो तुमने ज़बरदस्ती 9 पे जाना है, नहीं ना। तो जो क्वेश्चन में लिखा है वो स्टेटमेंट हम एज इट इज़ लिख देंगे। अच्छा, बीआरएस की सबसे बढ़िया बात ये है, अगर 6 ट्रांजैक्शन है और आपकी एक गलत हो गई, बाकी सही है, तो क्या स्टेप मार्किंग होगी? यस, यस। तो 10 ट्रांजैक्शन है, अगर आपकी एक गलत भी हो गई तो 7 से 8 नंबर तो आपको फिर भी मिलेंगे। इसलिए ये एक ऐसा चैप्टर है जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा आपको लगेगा, और जितना घी डालोगे उतना स्वाद आपको लगेगा। ये चैप्टर ऐसा है। तो अगर पूरा क्वेश्चन ना भी हो, 8 भी हमारी ट्रांजैक्शन सही है तो 8 नंबर है। तो इस चैप्टर में जितनी मेहनत डालोगे उतना फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो जनवरी 21, इसमें कोई डाउट? हाँ, इसमें एक तो डाउट आ रहा था लास्ट पॉइंट पर। लास्ट पॉइंट है ही खतरनाक। इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू बैंक ऑन 31 दिसंबर। हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी ही कब, 31 दिसंबर को, कि 4000 की ना पेमेंट कर दो। लेकिन बैंक ने वो पेमेंट कब करी, 1 जनवरी को, और हम लोग बीआरएस कब बना रहे हैं, 31 दिसंबर। तो क्या पासबुक में एंट्री हुई है? नहीं, क्योंकि बैंक ने तो पेमेंट कब करी, अगले दिन। लेकिन क्या कैश बुक में एंट्री हुई है? हाँ, क्योंकि 31 दिसंबर की पेमेंट है, हमने वेट नहीं करी होगी, क्योंकि हमें अकाउंट्स फाइनलाइज करने हैं। 31 को इंस्ट्रक्शन दी, हमने कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर ली होगी 4000 की पेमेंट, और पासबुक में रिकॉर्डिंग हुई नहीं। तो ये एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा या बीआरएस में? बीआरएस में, क्योंकि हम कैश बुक में तो रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। तो कैश बुक पेमेंट 4000 की रिकॉर्ड हो चुकी है, कैश बुक 4000 से कम है, बैंक ने पेमेंट करी नहीं। मूविंग हैंड कैश बुक, तो क्या करना पड़ेगा, +4000। ये एक्चुअली में इंस्टीट्यूट का बाउंसर था, यहाँ गलती हो सकती है, और आप भी उसमें गलत नहीं होगे, क्योंकि आपने हमेशा ये सीखा कि कैश बुक में तो एंट्री होगी नहीं। पर क्योंकि ये आखिरी दिन है साल का और हमें अकाउंट्स फाइनलाइज करने हैं, तो हमने ये इंस्ट्रक्शन देते ही बैंक को कैश बुक में एंट्री कर ली होगी, ताकि हमारे अकाउंट्स फाइनलाइज हो जाएं। और बैंक ने यहाँ पर ऐसा कर दिया कि उसने पेमेंट अगले दिन करी, तो कैश बुक में डिडक्शन हो गया, पासबुक में नहीं हुआ। मूविंग हैंड कैश बुक है तो फिर प्लस करेंगे। और इसमें एक शब्द आ रहा है आरटीजीएस, आप समझते हैं ये 2 शब्द, आरटीजीएस और एनईएफटी। आरटीजीएस मतलब फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। दोनों ही आपके जो फैसिलिटीज़ हैं वो किस लिए हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। बाई चांस आपको नहीं भी पता, ये डजेंट मैटर, आपको ये तो समझ में आ रहा है ना, पैसा आया है, पैसा आया है। वाइड आरटीजीएस का सिग्निफिकेंस ये है कि सीधा बैंक में आया है, तो पैसा बैंक में आ गया है, कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो अब क्या करें, अब रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। कैश बुक में पैसा आने की रिकॉर्डिंग अब कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपने एडजस्टेड कैश बुक बनाई होगी ना पहले,
तो उसके अंदर ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। और कोई डाउट इसमें? ओके। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। माइक, लास्ट वाली में स्टेटमेंट क्या लिखोगे? स्टेटमेंट में आप कभी मत घबराओ, कहीं भी अटक रहे हो क्वेश्चन से एज इट इज़ कॉपी करो, एक क्वेश्चन से एज इट इज़ कॉपी करो। यहाँ स्टेटमेंट आएगी पेमेंट नॉट मेड बाय बैंक। नहीं, मैंने आपसे कहा था बनानी है, वैसे नहीं बनानी, पर मैंने लिखवाया था ना आपको कल कि एडजस्टेड कैश बुक पहले बनाना फिर बीआरएस बनाना। आंसर तो सेम ही आएगा। आप मुझे एक बात बताओ, विदाउट एडजस्टेड कैश बुक एंड विद एडजस्टेड कैश बुक बीआरएस का फाइनल आंसर सेम आएगा कि नहीं? तो सेम ही आएगा, क्योंकि बैंक बैलेंस की बात हो रही है, बैंक बैलेंस सेम रहेगा। ठीक है, और कोई डाउट? तो चलिए ये चैप्टर ख़त्म, इसी खुशी में आपकी क्लास भी ख़त्म। अच्छा, आज का होमवर्क तो ले जाओ, नहीं ऐसे मत जाओ, होमवर्क तो लेके जाओ। आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 18। 3 क्वेश्चन आज का होमवर्क है। अब हम बीआरएस की धीरे धीरे प्रैक्टिस चलाते जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।